हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा एक सीरीज आपके लिए निकालूं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक डे टू डे अपडेट आपको मिलता रहना चाहिए कि मार्केट में क्या हुआ है, क्यों इतना गिरावट आया है। कुछ स्पेसिफिक अगर स्टॉक्स रिलेटेड आपके पास कोई न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है, क्यों उस पर्टिकुलर करेक्शन हुआ है स्टॉक में, तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक ओवरऑल अगर आप देखो, एक पैनिक का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबल सेलिंग बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, इसके पीछे क्या रीज़न है वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि एक दो बार एक एक अलग वीडियो बनाऊं तो उस पर कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर डे टू डे मैं आपको बताऊं, प्लस इसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दूं कि आज के दिन मैंने क्या ट्रेडिंग लिया है, मैंने क्या पोजीशन लिया है, मैंने क्या काम किया है, तो आपको भी एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं या फिर मैं किस स्टाइल पे काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मार्केट समरी की बात करें तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 15774.40, दैट इज 427 पॉइंट का डिप, दैट इज 2.64%। 2.5% के लगभग निफ्टी ने एक डिप दिया है। सिमिलरली अगर हम सेंसेक्स की स्टोरी देखें, सेंसेक्स भी 2.68% के डिप से बंद हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1456 पॉइंट्स का डिप। क्लोजिंग प्राइसेस 52,846.70। तो दोनों काउंटर में 2.5% का डिप हुआ है। ओवरऑल अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें कि जब एसजीएक्स निफ्टी हम सुबह देख रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट यही कर रहा था कि एटलीस्ट 200-250 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, लेकिन हमने जो करेक्शन है उसको 400 पॉइंट के ऊपर देखा। गुड कहे बैड कहे वट एवर इट इज, दिन का जो डिप था वो और भी ज्यादा था, करीब करीब 470-480 पॉइंट के लगभग वो नीचे चला गया था। वहां से थोड़ा सा रिकवर किया, बट इसको हम रिकवरी बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल पैटर्न है, ओवरऑल जो जैसा ग्लोबल माहौल बना हुआ है, वो डेफिनेटली ये सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले समय में और भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दोस्तों, आज के दिन 350 कंपनी में लोअर सर्किट लगा है, जो कि मजाक की बात नहीं है। 350 कंपनीज हैव हिट लोअर सर्किट। तो उसके अलावा दोस्तों, ऐसे 180 कंपनी है जो कि अपने 52 वीक लो को टच किए हैं। ऑब्वियसली हम हमेशा इस पे बहुत सारे मेम्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे कार्टून लोग फॉरवर्ड्स भी कर रहे हैं कि बाय द डिप, बाय द डिप। ऑब्वियसली मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर्स है, जो कि ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, फिर जो नए प्लेयर्स हैं, वो एक लिमिट तक बाई कर सकते हैं। किस लिमिट तक बाई करना है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली जो नए खिलाड़ी हैं, जो 2019 के बाद एंट्री लिए मार्केट में, उनको लगा होगा इनिशियली जब 2020 में करेक्शन हुआ था, निफ्टी 7,500-8,000 के लेवल पे था, लोगों ने एंट्री लिया था, उनका एक साल में पैसा डबल हो गया था, उनको लगा कि बहुत इजी है पैसा बनाना मार्केट में। लेकिन दोस्तों, ये फैक्ट नहीं है। मैं मार्केट में 2007 के मिडिल से हूं, तो लगभग 15 साल हो गए हैं मार्केट में। मैंने 2-3 करेक्शन ऐसे देखे हैं। ऑब्वियसली कोविड के बाद सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि ये एक प्रोलॉन्ग्ड चलने वाला है। क्योंकि कोविड का जो चीज है, हमको पता है कि हम वैक्सीनेशन ले चुके हैं, हमको पता है कि अब हम कोविड से प्रोटेक्टेड है, लेकिन 100% हम प्रोटेक्टेड नहीं, हमको फिर भी हो सकता है। कोई कोई जगह में नए नए वेरिएंट्स निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% फुल प्रूफ हमको मिला है। तो एक पैनिक कहीं ना कहीं बैक एंड में आपका है कि ये चीज जो हुआ है ये दोबारा हो सकता है। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो 8,000-9,000 वाला लेवल हम फिर से देखेंगे, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड है अभी। पहले हमारे पास नहीं थे सामान, पैनिक का माहौल था, लेकिन अभी वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो वैसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो करेक्शन हुआ है दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। जो ये करेक्शन हुआ है, ये इंडियन मार्केट के चलते नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल सेलिंग है। आप अगर जो निफ्टी आईटी है, स्पेसिफिकली निफ्टी आईटी जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये टॉप पहला जो 12-15 आईटी के स्टॉक्स है उसको लेके बनाया जाता है, उसकी अगर आप बात करो तो आप देखोगे कम से कम 20-25% का उसमें करेक्शन आया है। हालांकि ये करेक्शन अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करो, जिसको हम नैस्डैक हम बोलते हैं, जनरली हम नैस्डैक इंडेक्स को हमेशा ट्रैक करते हैं कि नैस्डैक का क्या चल रहा है, फ्यूचर इंडेक्स। नैस्डैक में अगर आप देखो तो नैस्डैक में 30-40% तक का करेक्शन आ गया। बड़े बड़े नेटफ्लिक्स जैसे कंपनी हो गया, गूगल हो गया, ये सब कंपनी में आप देखो तो 35-40% का करेक्शन आ चुका है। बहुत ज्यादा मैसिव सेलिंग हो चुका है, लेकिन इसका डायरेक्टली इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है, क्योंकि हम आउटसोर्सिंग वाला बहुत काम करते हैं। तो आईटी इंडेक्स बहुत ज्यादा वीक है। बहुत सारे इंटरनल न्यूज निकल के आए हैं, जिसके चलते एनबीएफसी सेक्टर भी इंपैक्टेड है। तो अगर आप देखो बैंक निफ्टी में जो भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सारे के सारे बड़े बड़े जो बैंक है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सब में करेक्शन आया है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे इंपैक्ट जो इंटरनल हमारे न्यूज निकल के आए उसके चलते भी हुआ है। तो जैसा कि एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज आपको आरबीएल बैंक में दिखा होगा। अब आरबीएल बैंक ने आज अपना 100 रुपए वाला मार्क तोड़ के वो
लेवल भी तोड़ के वो 87 के आसपास रिकॉर्ड उसने लगाया लो। अब उसमें 23% का गिरावट आया। आप पूछोगे कि यार इसमें क्या लोअर सर्किट का तो क्या मजाक चल रहा है, पहले 10% हो गया, फिर 15% हो गया, फिर 20 हो गया, और 20 के बाद भी जा रहा है। मार्केट खुला होता तो शायद ये 30-40% हो जाता। सो दोस्तों, जो लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट का लॉजिक है वो प्योर कैश में लागू होता है 20%, 5%, 15%। लेकिन जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं उनके लिए जो लोअर सर्किट का ब्रैकेट है वैसा कोई फिक्स नहीं होता है। 5% लगा, थोड़ा देर मार्केट में ट्रेडिंग रुका, फिर 10%, फिर 15%, 20%, ऐसे स्टेप वाइज होता जाता है। बहुत ही ज्यादा एक पैनिक है, बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन गया आरबीएल बैंक में। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि जो ये न्यूज निकल के आया है वो पॉजिटिव न्यूज है आरबीएल बैंक में, क्योंकि आरबीएल बैंक में आरबीआई के तरफ से एक नए एमडी एंड सीईओ का अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है आर सुब्रमण्या कुमार। ये आर सुब्रमण्या कुमार की अगर हम बात करें, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे बैंक्स का काम देखा हुआ है, बैंक्स को रिकवरी पाथ पे भी लेके गए, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। उसके बाद आप फाइनेंस हाउस की बात करेंगे, डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उस कंपनी को अभी उन्होंने बाहर संभाला था। ऑब्वियसली वो अभी स्टॉक ट्रेड नहीं होता है, तो वो ट्रबल के पोजीशन से उन्होंने बाहर निकाला था। अब उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आरबीएल बैंक में भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप उसको सॉर्ट आउट करो। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसा नेगेटिव नी जर्क रिएक्शन क्यों दिया है, उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। हो सकता है कि एक एंटिसिपेट मार्केट कर रहा था कि बाहर से किसी को लाया जाएगा, लेकिन ऐसे ही किसी को जो कि पीएसयू सेक्टर में ऑलरेडी काम किया गया है मार्केट में, थोड़ा सा हो सकता है कि इसके लिए पैनिक माहौल बना हुआ। दैट्स व्हाई आरबीएल बैंक ने बहुत जर्क लिया। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का जो कंस्टिट्यूट है उसमें आरबीएल बैंक का भी एक पोर्शन आता है, इसीलिए लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी इंपैक्टेड है। तो बैंक निफ्टी हेवी वेट्स जो भी है सब ओवरऑल एक पैनिक माहौल बना रहे हैं। आप एनबीएफसी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व की बात करें, बजाज फिनसर्व 19,000 20,000 के लेवल पे था, वहां से करेक्ट होते होते अभी 10, 10,500, 11,000 के लेवल पे आ गया। तो आप देखो तो लगभग 55-60% का करेक्शन आ गया है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस में भी 40-45% का करेक्शन आ गया है। तो ओवरऑल माहौल तो डेफिनेटली सेलिंग है, डेफिनेटली पैनिक का माहौल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन बात यह है कि बाय द डिप का जो कॉन्सेप्ट है, किस हद तक आप कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन हो गया है, आपको पता नहीं है कि आप किस लेवल तक खरीद सकते हो। एंड इसका सबसे बेस्ट वे है कि आपका जो खरीदने का जो मेथड है, जैसे आप कभी भी करेक्शन आता है तो खरीदते हो, उसको आपको अभी मल्टीपल फेजेस में डिवाइड करने हैं। पहले हो सकता था कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए रखे हैं, आप 50,000 इन्वेस्ट करते थे, 50,000 आप होल्ड करके रखते थे कि नेक्स्ट करेक्शन आएगा मैं 50 लगाऊंगा। अभी मार्केट ऐसा हो गया कि अगर आपके पास 1 लाख है, आपको 10,000 ही इन्वेस्ट करने हैं, आपको 1/10 पोर्शन में फंड को डिवाइड करना है। 10,000 10,000 10,000 करके आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत दे रहा है ताकि आप एंटर कर सको। ये बहुत अच्छा मार्केट है, मैं इसीलिए भी बोलूंगा क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कैपिटल कम है, उनके पास हमेशा हर एक बढ़िया से बढ़िया स्टॉक में एंट्री लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मार्केट बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको बना के दे रहा है। जैसा मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में भी, मैं 15 साल से मार्केट में हूं, ऐसे सिचुएशंस हमेशा आते रहते हैं। इसका फायदा जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो हमेशा लेना चाहिए। जो इंट्राडे है उनके लिए मैं उतना ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि इंट्राडे वालों के लिए ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, उनका न्यूज क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट और प्राइस वॉल्यूम उस समय क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आप पुट लीजिए, कॉल लीजिए, ऑप्शन सेलर हो गया, ऑप्शन बायर हो गया, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कैश में काम करते हैं, जो लोग आप मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर है, जो कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टर है, जो डिविडेंड इन्वेस्टर है वो तो लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल 15 साल का वो होराइजन देखते हैं, तो उनको भी मार्केट देखने का जरूरत नहीं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जैसा कि मैं जनरली करता हूं, मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं शफल करता रहता हूं अपना पोर्टफोलियो। मैं 1 से 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना इतना ही होराइजन पे काम करता हूं। तो हमारे जैसे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूं, क्योंकि जितने भी ग्लोबल कंट्रीज है, आप यूएस, यूके, जर्मनी, कोई भी कंट्री ले लो, जापान, ये सारे के सारे कंपनी ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड कैटेगरी में है, ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है। इनका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा आता है, एंड जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम आता है। लेकिन वैसा ही कंट्रारी अगर आप इंडिया में देखो, बिकॉज इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इट्स अ डेवलपिंग नेशन, एंड यहाँ पे हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, हमारा इन्फ्लेशन रेट उतना ज्यादा हाई भी नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ परसेंटेज है वो मल्टीपल बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ट्रस्ट है कि ये रिवाइवल तो आपको जरूर देगा। आपको हो सकता है कि अभी आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा हो, थोड़ा सा आपके लिए अभी डिफिकल्ट माहौल बन रहा हो, लेकिन ये यहाँ पे
पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा रेड स्वेटर देख के बिल्कुल ना घबराइए, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ थोड़ा सा ठंड है जिसके चलते मैंने ये पहना हुआ है, अदरवाइज देयर इज नो रीजन अबाउट दैट। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से ग्रीन पहन के आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद क्लियरली यही था कि यहाँ पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपके पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं स्टॉक्स बढ़िया होल्ड करिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो हर डिप पे बाई करिए। हर डिप का मतलब क्या है कि अगर कभी भी आपको 4-5% का करेक्शन दिखता है, जैसा 2-2.5% करेक्शन हुआ है, ऐसा ही 2-2.5% एक बार और अगर आता है तो आप उस पर थोड़ा सा फंड डिप्लॉय करिए, फिर थोड़ा सा वेट करिए, फिर आता है तो फिर डिप्लॉय करिए। ऐसे ही सिक्वेंशियल वे में डिप्लॉय करना है। एंड अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, मैं आपको ये कहूंगा कि थोड़े दिन के लिए आप छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा एंजॉय कर लिए फैमिली के साथ में। ऑब्वियसली जो लोग फुल टाइम इन्वेस्टर ट्रेडर है वो अपना पैसा बना ही रहे होंगे, क्योंकि पुट में, कॉल में, ऊपर मार्केट नीचे मार्केट, दे आर ऑलवेज मेकिंग मनी। लेकिन जो लोग इन्वेस्टर है, जिनका ये फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, उनके लिए तो एक जॉब ऑलरेडी है, ये आपका साइड हसल है, ये आपका एक्स्ट्रा इनकम है। तो इसके लिए इतना ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, या फिर ज्यादा सोचने विचार करने की भी जरूरत नहीं है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप मुझे पूछो कि मैंने आज क्या किया, आज मैंने जस्ट वेट एंड वॉच किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आज ट्रेडिंग नहीं किया है। 2 ही स्टॉक मैंने आज बाई किए हैं। एक मैंने बजाज फाइनेंस बाई किया है, क्योंकि बजाज फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पहले लिए हुए थे, आप करीब 2 साल पहले लिए हुए थे। बहुत कम ही मेरे पास स्टॉक थे, शायद 15-20 स्टॉक होंगे। आज मैंने थोड़ा सा एक टॉपअप किया है उस पर, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा सस्ते भाव पे मिल रहा है बजाज फाइनेंस, क्योंकि एक बार ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है फिर एंट्री होना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैंने बजाज फाइनेंस की ही खरीदारी की है। उसके अलावा छोटे मोटे इधर उधर स्टॉक्स है जो कि मैंने कुछ बेचे हैं, कुछ खरीदे हैं, लेकिन वो उतने कोई उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। मुझे थोड़े से फंड निकालने थे, तो मैंने कुछ में प्रॉफिट बुकिंग किए, जिसमें 100-150% का ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट चल रहा था। जिसमें से एक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का मुझे ऑलरेडी 140-150% का प्रॉफिट आ रहा था। अगर आप पुराने वीडियोस को देखते होंगे, मैंने काफ़ी बार स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाया है, तो वो मैं नो प्रॉफिट नो जोन पे ही था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर प्रॉफिट बुक किया हुआ है पहले। जो भी मेरा आज का होल्डिंग था वो मेरे फ्री शेयर्स रखे हुए थे, तो उसमें से कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, उसको फिर मैंने बजाज फाइनेंस में डिप्लॉय किया है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद आपको यही बताना था कि मैं यहाँ पे कोई बिल्कुल परेशानी या फिर कोई टेंशन वाली माहौल में नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पे बिंदास हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। कभी कभी मार्केट में ऐसे मौके भी आपको आते हैं कि जहाँ पे हर बढ़िया बढ़िया कंपनी आपको सस्ते भाव में मिले। हमेशा अगर स्टॉक ऊपर की ओर जाएंगे तो आप एंट्री कहाँ से लोगे? तो हमेशा एक करेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्शन अगर नहीं हो, आप कहाँ से एंट्री लो पाओगे? तो ये जो ऑप्शन है इसका फायदा उठाइए एंड बिल्कुल पैनिक ना करिए। वीडियो बनाने का मकसद यही था। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ऐसे ही रिलेटेबल वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि ऐसे ही सीक्वेंस में कंटिन्यू करूँ डेली बेसिस पे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मैं कोशिश करूंगा हर दिन आफ्टर मार्केट आपको एक अपडेट दूं, जो भी इस दिन भर में जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उनके बारे में बताऊं। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आएगा, एंड इसका प्रूफ मुझे तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।